हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। चलिए, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार बोर्ड से हम कक्षा 8वीं की गणित हिंदी मीडियम में तो कर ही रहे हैं और आज हम करने वाले हैं इसका अध्याय 3, जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। और आज करेंगे इसकी प्रश्नावली 3.2। 3.1 हमने खत्म कर ली है और आज 3.2 के अंदर हम लोग देखेंगे क्या हमें नया सीखने को मिलता है। देखिए, हर प्रश्नावली कुछ ना कुछ नया सिखाती है, इसलिए हर प्रश्नावली के अंदर आप कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, जैसा कि अभी मिल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या हमारा इंतजार कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर भी ये मैंने रखा था और आज मैंने 3 शुरू होने के पहले भी मैंने सबसे पहले ये चीज आपको इसलिए रखी है ताकि जब भी आप लोग डायरेक्ट अगर 3.2 को भी स्टार्ट करें तो आपके सामने चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ने वाले उसकी रूपरेखा आपके सामने आ जाए कि हां भाई ये सब चीजें हम लोग चतुर्भुज के अंदर पढ़ेंगे। और 3.2 जो है वो चतुर्भुज के बारे में है और चतुर्भुज को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अब आने वाली प्रश्नावली के अंदर हमें चतुर्भुजों का ही काम है। तो इसलिए इसको ध्यान से समझिए। 5 चतुर्भुज जितने भी होते हैं उनको ध्यान से समझिएगा, उसके बाद फिर हम अपने प्रश्नों पे आएंगे। देखिए, सबसे पहले हमें चतुर्भुज समझना है, वो है समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है आपके सामने यहां पर लिखी हुई है। एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं जानते हैं क्या होता है? सम्मुख भुजाएं का मतलब यह होता है एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। सम्मुख भुजाएं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का युग्म समांतर है और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का युग्म समांतर है। समांतर भी है और बराबर भी कहेंगे। आई बात समझ में? मतलब यहां पर AB समांतर है DC के और हम लिखेंगे AB बराबर भी है DC के, ठीक है। और यहां पे लिखेंगे AD समांतर है BC के और यहां पर AD बराबर भी है किसके? BC के, ठीक है। मतलब अगर यहां पर ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा और अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझिएगा कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं, ठीक है ना। और उसके बाद यहां पे लिखा है सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं। जैसा कि मैंने बताया, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण ये बराबर होगा और ये वाला कोण है और ये वाला कोण है, ये आपस में बराबर होगा। मतलब यहां पर कोण A बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण D, ये कोण सारे यहां पर बराबर होंगे, ठीक है ना। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करना मतलब एक दूसरे को बराबर भागों में बांटना, यह होता है समद्विभाजित का मतलब। आया समझ में? समद्विभाजित करना मतलब समान 2 भागों में बांट देना, ठीक है ना। जैसे विकर्ण समद्विभाजित, विकर्ण समद्विभाजित, ठीक है। विकर्ण समद्विभाजित का मतलब यह होता है कि मान के चलिए जैसे यहां पर AC है तो AC जो है ना वो किससे मिलके बना है? OA प्लस OC के। ऐसा अगर मैं इसका बीच का पॉइंट मानूं तो यहां पर कितना हो जाएगा? OA और OC। मतलब OA और OC यहां पर बराबर भी मान सकते हैं, ऐसा भी लिख लीजिए कि यहां पर क्या हो जाएगा? OA बराबर OC, आप ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। विकर्ण समद्विभाजित करना मतलब ये इतने के बराबर है और OD बराबर OB, ये विकर्ण समद्विभाजित करना। लेकिन ध्यान रखना, विकर्णों की लंबाइयां अलग अलग होंगी। आई बात समझ में? विकर्ण समद्विभाजित होना मतलब जैसे मान के चलिए ये 10 है तो ये 5 होगा और ये 5 होगा, लेकिन ये 12 है तो यहां पर ये 6 होगा और ये 6 होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। विकर्ण मैंने बराबर नहीं बोला है, विकर्ण समद्विभाजित होना। समद्विभाजित मतलब समान 2 भागों में टूटना। आया समझ में? समान 2 भागों में टूटने का मतलब यह होता है कि यहां से यहां तक की जैसे 5 है तो यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर यहां से यहां तक का आपका 6 है तो यहां से यहां तक भी आपका 6 हो जाएगा, तो टोटल लेंथ हो जाएगी 12 और यहां पर हो जाएगी 10। आई बात समझ में? ध्यान से समझना, एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल दिमाग में बिठाना कि इस समांतर चतुर्भुज, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं,
ये जो समांतर चतुर्भुज है ना, ये समांतर चतुर्भुज के सारे गुण आपको आयात में मिलेंगे, वर्ग में मिलेंगे, आपके सम चतुर्भुज में मिलेंगे और पतंग में मिलेंगे। इसलिए इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज सबसे मतलब सबसे कह सकते हैं कि सबके गुण वो सारे चतुर्भुजों में आएंगे, इसलिए इसको ध्यान से समझना। चतुर्भुज पढ़ रहे हैं, है ना, चतुर्भुज पढ़ रहे हैं, तो चतुर्भुज के अंदर ये जितने भी चीजें हैं तो यहां पर हम लोग उसको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठाएंगे। ये सारी मैंने इसके शर्तें लिखी हैं, जैसा कि लिखा है, एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। प्रत्येक युग्म, जैसे एक युग्म इसका, एक युग्म इसका और एक युग्म इसका, है ना, प्रत्येक युग्म समांतर होता है। दूसरी बात, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण, यह आ गए आपके सम्मुख कोण, ये थी सम्मुख भुजाएं, ये सम्मुख भुजाएं जो आपको दिख रही हैं, ठीक है, और ये है आपके सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, ठीक है, और ये विकर्ण समद्विभाजित। मैंने इसके अंदर जितनी भी चीजें एक्सप्लेन करने की थी मैंने आपको बता दी, बस सबसे ज्यादा 3 चीजें याद रखना। ये क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा। और उसके बाद अब आगे के उस पे जाते हैं, चतुर्भुज पे। देखिए कि आगे का चतुर्भुज क्या कहता है। चलिए सेकंड चतुर्भुज पे जाते हैं। अब सेकंड चतुर्भुज आता है हमारा क्या, रोम्बस, जिसको कहते हैं सम चतुर्भुज। देखिए सम का मतलब ही क्या होता है, सम का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं समान, सम का मतलब क्या होता है, समान। अब देखिए एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। अब भाई सबसे पहला काम क्या हो गया, सभी भुजाएं बराबर हो गई, मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 2 सेंटीमीटर हो गई और ये भी 2 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। दूसरी बात, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण मतलब सम्मुख भुजाएं तथा सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या हो गई, सम्मुख भुजाएं बराबर, समांतर और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, मतलब क्या हो गया, विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। परस्पर लंबवत का मतलब क्या होता है, चलिए सबसे पहले हम यहां पे बता देते हैं कि यहां पर SP समांतर है QR के, पर SP बराबर भी होगा आपका QR के, ठीक है। और यहां पर PQ समांतर है SR के और यहां पर PQ बराबर भी है SR के, ठीक है। ये तो हो गई आपकी सम्मुख भुजाएं, क्या हो गई, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, ठीक है। और अगर हम सम्मुख कोण की बात करें, यहां पर सम्मुख कोण की अगर हम बात करें तो सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, एंगल P बराबर एंगल R और एंगल S बराबर एंगल Q, ये होता है आपका सम्मुख कोण। अब लेकिन यहां पर एक चीज नहीं है, ये तो समांतर चतुर्भुज है। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये आपका है समांतर चतुर्भुज, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है। अगर मैं इसको आधा कर दूं, इतना आधा कर दूं, ये इतना आधा कर दूं, तो ये कौन सा बन जाएगा, ये हमारा सम चतुर्भुज बन जाएगा। तो इसके अंदर समांतर चतुर्भुज के सारे गुण होते हैं, पर इसका एक अपना खुद का गुण होता है, क्या कि भाई इसके जो विकर्ण है ना, वो विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। जैसे ये विकर्ण हुआ और ये विकर्ण हुआ, तो ये विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, ये विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। मतलब यहां पर आपका जो विकर्ण है, अगर ये विकर्ण ऐसा काट रहा है तो ये इसके लंबवत, अगर ये इसको काट रहा है तो ये इसके लंबवत। तो यहां पर विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। लंबवत का मतलब एक दूसरे पे लंब, जैसे यहां पर PQ PR लंब है OS और यहां पर OQ लंब है PR। यहां पर आपका ऐसा समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। या आप लोग इसको ऐसा भी बता सकते हो कि यहां पर OP लंब है SQ के और यहां पर OR लंब है SQ पर। तो आप लोग परस्पर लंबवत का मतलब यह होता है। तो यहां पर इसका एक विशेष गुण है। देखिए मैंने क्यों बताया था कि आप लोग समांतर चतुर्भुज की सारी चीजें इसलिए याद रखिए क्योंकि सब त्रिभुज, जितने भी त्रिभुज है, ये
सारे त्रिभुज जो है वो आपको समांतर चतुर्भुज के गुण तो बताएंगे ही। जैसे इसके अंदर आया समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, तो समांतर चतुर्भुज के हमने सारे गुण लिख दिए जो इसमें है। इसका एक अलग से गुण था, वो क्या था कि विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, तो यहां पर हमने बता दिया कि विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। तो यहां पर यह चीज हो जाती है क्लियर। और उसके बाद अब यहां पर हम एक अगले त्रिभुज पर जाते हैं। अब अगला जो त्रिभुज आता है देखते हैं वो क्या कहता है। चलिए अगला त्रिभुज है जो कि हमारा आयत। अब आयत क्या है? सबसे पहला एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण समकोण होता है। इसकी डेफिनेशन है कि एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज, पर इसमें फर्क क्या है कि ये एक कोण इसके अंदर समकोण होता है। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। देखिए आपके इस प्रश्नावली के अंदर एक लास्ट में क्वेश्चन आएगा 3.2 में कि आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या फर्क है। तो देखिए मैं आपको बता दूं सबसे पहला फर्क है ना। देखिए सबसे पहले समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, तो अगर मैं यहां पे लिखूं तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी हैं? KN बराबर भी है LM के और KN समांतर भी है LM के, ठीक है। और ऐसे ही KL बराबर है NM के और KL समांतर है NM के। ये सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई। सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे भाई? सम्मुख कोण जैसे ये एंगल K बराबर हो जाएगा एंगल M और एंगल N बराबर हो जाएगा एंगल L, है ना। पर इसके अंदर सभी कोण समकोण होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज के जितने भी गुण होते हैं वो हमने लिख दिए। प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये भी बताया। विकर्ण बराबर माप के होते हैं, लेकिन हां अब इसके अंदर देखिए समांतर चतुर्भुज के अंदर जो होता है ना वो विकर्ण समद्विभाजित करते हैं पर बराबर माप के नहीं होते। पर आयत में विकर्ण बराबर माप के होंगे। जैसे आपकी NL जो है विकर्ण की माप है ना, विकर्ण की माप मतलब जो चीज समांतर चतुर्भुज से मैच नहीं करती है ना, वैसे तो सारी चीजें मैच करेंगी पर यहां पर दो चीज मैच नहीं करेंगी। पहला कि आयत में प्रत्येक कोण समकोण होता है, पर समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण समकोण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दूसरा, विकर्ण जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं, मतलब विकर्ण बराबर माप के होते हैं। जैसे यहां पर विकर्ण की माप जैसे जो LM की है वो आपको दिखेगी कितनी, मान के चलिए 6 सेंटीमीटर। तो आपकी जो KM की जो माप है, KM की जो माप है वो भी 6 सेंटीमीटर दिखेंगी। भाई बात यह है कि भाई दोनों हैं वो विकर्ण करेंगे। विकर्ण क्या करेंगे, एक दूसरे को समद्विभाजित उसमें भी करते हैं और उसमें भी करते हैं, बट यहां पे विकर्ण बराबर माप के होते हैं, मतलब इसकी भी माप सेम होगी और इसकी भी माप सेम होगी। तो दोनों के अंदर मैंने आपको डिफरेंस बताया और दोनों के अंदर आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा भी दिया। तो भैया देखो मैंने बोला ना कि समांतर चतुर्भुज के सारे गुण होते हैं, ये हमने समांतर चतुर्भुज के सारे गुण होते हैं, पर इसका एक अनोखा गुण होता है, विकर्ण बराबर माप के होते हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो यहां पर ये इसकी अपनी खुद की एक विशेषता है। तो यहां पर हमने इसको बहुत अच्छे से समझा, हमको ये आ भी गया। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, मतलब अगला टॉपिक, अगला चतुर्भुज कौन सा है। आइए अगले चतुर्भुज पे आते हैं। अब देखिए अब आया है वर्ग। अब वर्ग क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। अब सबसे पहली बात, एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब सभी भुजाएं बराबर का मतलब क्या हो गया भाई, जिसके ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बट सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। अब उसके बाद होता क्या है भाई, अब इसके अंदर क्या चीज होती है, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और आयत के सभी गुण होते हैं। मतलब समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और आयत के सभी गुण होते हैं। मतलब अगर मैं समांतर चतुर्भुज की बात करूं तो भैया क्या हो जाएगा, PQ बराबर SR और PQ समांतर भी हो जाएगा SR के, ठीक है। उसके बाद आपका SP बराबर हो जाएगा QR के, SP बराबर हो जाएगा RQ के और SP समांतर भी हो जाएगा RQ के,
ठीक है। और समांतर चतुर्भुज में वो क्या होता है, एंगल P बराबर एंगल R हो जाएगा और एंगल S बराबर एंगल Q आ जाएगा। ये समांतर चतुर्भुज क्या हो गई। अब चूंकि बोला है सम चतुर्भुज की, तो सम चतुर्भुज में भाई इसके में भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सम चतुर्भुज में भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। और अगर आयत की बात करूं तो इसका प्रत्येक कोण क्या होता है, इसका भी प्रत्येक कोण समकोण होता है। क्या होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। मतलब एंगल P, एंगल Q और एंगल R, है ना। मतलब एंगल P, एंगल Q, एंगल R और एंगल S, सारे कोण क्या होते हैं यहां पर 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें सभी की खूबियां पाई जाती हैं और ये वर्ग इसलिए अपने आप में एक वर्ग कहलाता है क्योंकि ये सभी का आदेश मानता है। मतलब समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज तथा आयत सभी के गुणों को ये मानता है। ठीक है ना, मतलब ये क्या हो जाएगा। और हाँ, एक चीज और, इसके भी विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है ना, विकर्ण भी आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, सम चतुर्भुज के भी करते हैं और आयत के भी करते हैं, तो इसके भी करेंगे। ठीक है, बाकी ये समांतर चतुर्भुज की खूबी ये हो गई, उसके बाद आपकी आयत की खूबी ये हो गई, सम चतुर्भुज की भी खूबी हो गई। मतलब ये इसके अंदर आपको सभी चीजें मिलेंगी। तो बस अब आते हैं अपने अगले जो है हमारा अगला चतुर्भुज, जो आपको हमेशा याद दिलाता है एक त्योहार की। बताइए कौन सा त्योहार, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि वो आपका त्योहार होता है संक्रांति, और जिसपे आप लोग यूज करते हो क्या उड़ाते हो आप लोग, पतंग उड़ाते हो ना। तो बस हमारा जो अगला जो टॉपिक है, मतलब हमारा जो अगला चतुर्भुज है वो है पतंग। जी हां, काइट। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है हमारी ये काइट। ठीक है ना, तो ये तो आप सभी को याद रहेगा ही। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक चतुर्भुज जिसमें आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। आसन्न भुजाएं मतलब AB बराबर होगा किसके, AD के। आसन्न भुजाएं ये इसकी आसन्न भुजाएं, AB बराबर AD और DC बराबर BC, ये होता है आसन्न भुजाएं। विकर्ण एक दूसरे को पर लंब होते हैं, जैसे ये विकर्ण है और दूसरा विकर्ण है, ये एक दूसरे पर लंब होते हैं। ठीक है ना, ये लंब हो गए। और उसके बाद क्या हुआ, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित भी करता है, मतलब काटता है। तो एक ये विकर्ण और ये विकर्ण काट रहा है। दूसरी बात, आकृति में है ना, M मतलब मेजर जो एंगल B की और एंगल D की, पर एंगल A और एंगल C की जो मेजर है, मतलब यहां पे मैं बात करूंगा कि यहां पर ये M का मतलब है मेजर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो आपका बराबर रहेगा, पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर नहीं रहेगा। आई बात समझ में। ये है यहां पर कि एंगल B और एंगल A और एंगल C बराबर नहीं होंगे, पर एंगल D और एंगल B बराबर होंगे। तो यहां पर हमसे जो पतंग के बारे में बताया है, तो यहां पर ये जो चीज है, हमको ये जो त्रिभुज है वो बाकी त्रिभुजों से थोड़ा सा अलग है। हालांकि इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक हमने त्रिभुज समझे हैं उनकी आई है, पर ये एक नया गुण है जो हमको अभी नया पता पड़ा है कि हाँ भाई, इसके अंदर दो सम्मुख कोण, मतलब ये वाला सम्मुख कोण और ये वाला सम्मुख कोण आपस में, ये वाला सम्मुख कोण तो बराबर होता है, पर ये वाला सम्मुख कोण आपस में बराबर नहीं होगा। विकर्ण प्रतिच्छेद तो करते हैं, मतलब विकर्ण समद्विभाजित तो करते हैं, बट क्या होता है, वो 90 डिग्री का एंगल होता है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे से लंबे पर लंब होते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहां पर हमारा जो 5 चतुर्भुज है, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़े, हमको इनको 5 चतुर्भुज के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी भी मिली। अब आते हैं हम इसके सबसे पहले क्वेश्चंस पे। आइए देखते हैं हमको क्वेश्चंस किस तरह से देखने को यहां पर मिलेंगे। चलिए आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया, एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण 110 का है, तो उसके शेष कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा बना लेते हैं, ये और ये आपका समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये आपका है A, ये B, ये C और ये D, ये आपका समांतर चतुर्भुज है। अब इस समांतर चतुर्भुज में कोई एक कोण मान के चलिए ये 110 है, ये 110 है, तो शेष कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो मतलब आपको एंगल B, एंगल C, एंगल D यहां पे दिया निकालना है। चलिए हल पे आते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले यहां पर एंगल A जो दिया है वो 110 दिया है,
बाकी एंगल बी, एंगल सी, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी हमको क्या निकालना है, ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा तथा सम्मुख कोण, तथा सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर। सम्मुख कोण तथा सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां पर अगर एंगल ए बराबर हो जाएगा कितना, एंगल सी के, तो एंगल ए कितना था 110, तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा 110, ठीक है ना। सम्मुख कोण है तो ये बराबर हो गया। उसके बाद क्या होगा, देखिए यहां पर अगर मैं ऐसी बात करूं तो अगर दो समांतर लाइन को अगर कोई तीसरी लाइन काटती है तो इसके अंदर बनने वाले जो कोणों का जो योग होता है ना वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री, जिसको कहते हैं हम रैखिक युग्म। क्या कहते हैं हम लोग, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। ये हो गया रैखिक युग्म। तो यहां पर एंगल बी, एंगल ए आपको 110 पता ही है, तो एंगल बी बराबर हो जाएगा यहां पर 180, तो एंगल बी बराबर यहां पे हो जाएगा 180 माइनस 110, तो एंगल बी बराबर हो जाएगा आपका 70। एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि एंगल बी बराबर एंगल डी, क्योंकि सम्मुख कोण है, ठीक है, सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण है तो एंगल डी बराबर भी कितना हो जाएगा 70। तो यहां पर ये अगर 110 है तो ये भी 110 और ये 70 है तो आपका ये भी कितना हो जाएगा 70, क्योंकि हमने यहां पर अपनी परिभाषा लिखी रही है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा तथा सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहां पर ए के सम्मुख क्या था, सी था, तो जब ए 110 है तो सी भी 110 होगा। और यहां पर एक रैखिक युग्म बना तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180, तो एंगल ए अगर 110 है तो उसको जब 180 से माइनस करूंगा तो 70 हो जाएगा। तो एंगल बी के सम्मुख कोण कौन सा, एंगल डी, तो यहां पर एंगल डी भी कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो इस तरह से शेष सभी कोणों की माप हमने निकाल ली कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, तो यहां पर सारे कोण हमने निकाल लिए। अब उसके बाद क्या दिया, एक समांतर से शेष कोणों की माप ज्ञात कीजिए, जो कि शेष कोणों की माप आपके सामने है। देखा हम लोगों ने किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, बस हमें नॉलेज होना चाहिए, हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमें दिया है एक समांतर चतुर्भुज, है ना, हमें दिया है एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर है, उसकी परिमिति क्या होगी। तो चलिए यहां पर हम लोग बनाते हैं सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज। यहां पर हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, है ना। अब समांतर चतुर्भुज हो गया ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। हमें बोला है कि उसकी दो आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं मतलब जानते हो क्या होता है, जैसे ये एक ये है आसन्न भुजाएं, ये इसके आसन्न भुजाएं या तो ये होगी तो इसकी आसन्न भुजाएं या तो ये होगी, ठीक है ना। तो हमें बताया है 8 सेंटीमीटर, तो ये एक हो गया 8 सेंटीमीटर और एक हो गया यहां पर 6 सेंटीमीटर, ये हो गया, ये हो गई इसकी आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजाएं मतलब साथ में लगी हुई दो भुजाएं होती है, वो होती है आसन्न भुजाएं। अब आप उसमें से कुछ भी ले लो। तो अब हम यहां पर उसकी परिमिति क्या होगी, मतलब परिमाप क्या होगा। तो चलिए हल पे आते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा
सम्मुख भुजा तथा सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर DC की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी भाई? DC की सम्मुख भुजा AB हो जाएगी, ठीक है ना। और BC की सम्मुख भुजा हो जाएगी AD। क्या हो जाएगी यहां पर? AD हो जाएगी। अब देखिए सम्मुख भुजा है तो ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर DC बराबर AB बराबर 8 सेंटीमीटर और यहां पर BC बराबर AD बराबर 6 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे अतः परिमिति। अब परिमिति निकालना है, सबको प्लस कर दो, 8 + 8 + 6 + 6 तो कितना हो जाएगा? 8 और 8 16, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 तो कितनी हो जाएगी? 28 सेंटीमीटर इसकी परिमिति हो जाएगी। तो यहां इसका परिमिति निकल गई। परिमिति निकालने का एक फॉर्मूला और होता है तो आप वहां से भी परिमिति निकाल सकते हो। तो चलिए आप इसको एक बार देख लीजिए, मैं आपको इसका एक दूसरा तरीका और बताता हूं परिमिति निकालने का। तो चलिए यहां पर आप तो एक परिमाप ऐसे भी निकाल सकते हो, एक दूसरा तरीका और यहां पे परिमाप निकालने का। आइए देखिए, तो यहां पर ये सब चीजों को मैं हटा देता हूं। अब देखिए यहां पर जो समांतर चतुर्भुज का परिमाप, तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे? परिमाप के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? हम यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे परिमाप के लिए, टू इंटू L + B, मतलब 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, आप यहां पे ऐसे लिख सकते हो। तो यहां पर कितना हो जाएगा? लंबाई आपकी है कितनी? 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है आपकी? 8 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2, 8 और 6 14, तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो ये हो गया आपका 28 सेंटीमीटर। तो चाहे आप ऐसे परिमाप निकालो, चाहे आप ऐसे परिमाप निकालो, तो यहां पर दोनों ही केस में हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। उसके लिए फिर हमें सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण बताने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो यहां पर डायरेक्ट उसका आंसर आ जाएगा क्योंकि परिमाप निकालना था। लेकिन यहां पर हमें अभी समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमें सम्मुख भुजाओं के बारे में उसको बताना पड़ेगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते क्या दिया हुआ है। हमें दिया है बगल की आकृति में ABCD एक समचतुर्भुज है। यहां पर ABCD एक समचतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा एक भुजा 13 सेंटीमीटर है। तो उसका दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर एक समचतुर्भुज है, ये एक समचतुर्भुज है और इसका एक विकर्ण जो दिया है वो दिया है 10 सेंटीमीटर, ये दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक भुजा कुछ भी मान लो, ये दी है 13 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां पर ये 13 है तो ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा और ये भी 13 होगा। क्यों होगा? क्योंकि समचतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है ना। अब यहां पर जो विकर्ण है, इसका विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा भुजा 13 सेंटीमीटर है, तो इसका दूसरा विकर्ण कितना होगा? अब इसका दूसरा विकर्ण मुझे निकालना है। तो विकर्ण दूसरा होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चलिए आइए देखते हैं। यहां पर हम लोग विकर्ण की बात करते हैं तो विकर्ण के लिए क्या होगा, आइए देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखिए, यहां पर एक विकर्ण जो 10 सेंटीमीटर का है, अगर मैं उसको 2 भागों में बांट लूं, मतलब यहां पर कितना दिया है? हल पे आते हैं। यहां पर AC जो है वो आपका है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। अब AC को अगर हम 2 भागों में बांटे, मतलब AC बराबर, यहां पर क्या हो जाएगा? OA बराबर है OC, ठीक है। OA बराबर है OC के, है ना। अब यहां पर जो AC है उसको मैं लिख सकता हूं कैसे? AC को लिख सकता हूं मैं OA + OC,
ठीक है, पर यहां पर OA और OC बराबर है तो यहां हो जाएगा OA प्लस OA, तो AC बराबर कितना हो जाएगा 2OA। तो AC OA आपका कितना था, AC आपका कितना था यहां पर पूरा 10 सेंटीमीटर था, तो यहां पे लिख लीजिए AC 10 सेंटीमीटर है, 2OA, तो यहां पे 10 और नीचे आ जाएगा 2 और यहां पर रहेगा OA, तो आपका हो जाएगा यहां पर 2 पंजे 10, तो OA कितना हो जाएगा, OA हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और OC कितना हो जाएगा, OC भी आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना काम हो गया हमारा। या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, भाई ये 10 है तो इसको 5 कर लो, इसको 5 कर लो, ठीक है ना। तो अब यहां पर हमने क्या करा, यहां पर ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है कि इसका एक विकर्ण तो निकालना है। अगर मैंने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, तो उसको ही मैं डबल कर दूंगा तो ये वाला विकर्ण निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आता हूं त्रिभुज। अब आप देख रहे हैं यहां पे 4 त्रिभुज बन गए हैं, 4 त्रिभुज बन गए यहां पर। कौन कौन से, एक तो त्रिभुज OAB, AOB, फिर BOC, फिर COD, फिर DOA, यहां पर आपके 4 त्रिभुज बन गए, ठीक है ना। अब यहां पर समकोण त्रिभुज जो बन रहा है, जो 90 डिग्री का होता है, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAB में, समकोण त्रिभुज OAB में, ठीक है ना। देखिए ये 90 डिग्री हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा सबसे पहले AB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, इतना हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। अब AB कितना है 13 सेंटीमीटर, तो यहां हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, और OA कितना है यहां पर, OA है आपका 10 सेंटीमीटर, तो हो गया 10 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका OB जो आपको निकालना है, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा 13 का 169 और ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है, और यह हो जाएगा आपका OB का स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप लोग क्या करोगे, यहां पर 13 का जब स्क्वायर करोगे तो ये 169 हो जाएगा। आप लोग करके देख लीजिए, 13 को 2 बार गुणा, 13 इंटू 13, तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 3 और 1, तो 961, 961 आ गया। तो यहां पर 13 का वर्ग आ गया, और यहां पर एक जो भुजा है वो 10 नहीं है भैया, वो 5 है। क्यों, क्योंकि ये जो है ये 25 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर OA कितना है, अभी निकाला OA 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 169 माइनस 25 बराबर OB का स्क्वायर। अब देखिए 169 में से अगर हम 25 को माइनस करेंगे, 169 में से अगर हम 25 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 144, तो 144 बराबर OB का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर इधर आएगा तो सामने वाली टर्म रूट में आ जाएगी, और ये हो गया OB, तो OB हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस 12, ठीक है ना। 12 मतलब 144 से 12 को 2 बार गुणा करता हूं तो 144 आ जाएगा, तो यहां पर OB का मान आ गया 12, ठीक है। अब देखिए यहां पर OB मेरे पास 12 आ गया, और 12 को अगर मैं डबल कर दूंगा, 12 को अगर मैं डबल कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो देखिए यहां पर OB और OD बराबर है, जो कि कितने हैं 12, ठीक है ना। अगर मैं यहां पे DB की बात करता हूं, DB, तो DB इजिकल्स टू हो जाएगा OB प्लस OD। DB इसके मिलके बन रहा है ना, जो DB है वो किसको मिलके बन रहा है, OD प्लस OB के। तो यहां पर OB और OD जो है वो बराबर है, तो DB बराबर कितना हो जाएगा OB प्लस OB, तो DB बराबर कितना हो जाएगा 2OB, तो DB बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 12, तो हो जाएगा 24। तो यहां पर हमारा एक विकर्ण जो था वो 10 सेंटीमीटर था, और दूसरा जो विकर्ण है वो 24 सेंटीमीटर। तो यहां पर ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, यहां पर बहुत अच्छे से हमने उसको एक्सप्लेन किया
कैसे करना है, क्या क्या चीजें निकालना है, ये आप लोगों ने सीखी और बहुत आसानी से ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आप लोग भी अपने क्वेश्चनों को इस तरह से सॉल्व करिए। आप लोगों को भी छोटी छोटी चीजें अगर पता होंगी तो आप लोग उन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और उसके अंदर हमें क्या करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें दिया है समलंब एबीसीडी में एक कोण 100 डिग्री का है तथा एक एंगल बी 110 का है, तब शेष दोनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहां पर समलंब की बात कर रहे हैं। अब समलंब का मतलब क्या होता है? समलंब का मतलब होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, यहां पर ये जो लाइन है, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, अगर ये दो समांतर लाइन है, अगर इसको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इसके अंदर बनने वाले जो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। जैसे यहां पर ये सेम, ये इसका और इसका कोणों का जो माप होता है वो 180 डिग्री होता है ना। आप चाहे इसको रिटर्न में लिख सकते हैं कि यहां पर AB और DB, AB और DC दो समांतर रेखाएं हैं जिसको एक तिर्यक रेखा L काटती है ना, तो उनके बीच में बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप चाहे आप तो यहां पर स्टेटमेंट में भी लिख लीजिए, हल पे लिख लीजिए, ठीक है। यहां AB तथा DC दो समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं तथा उनको एक तिर्यक रेखा L काटती है, तब उनके मध्य बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ये आप स्टेटमेंट याद रखो। देखिए एक बार फिर से समझा देता हूं। यहां पर AB और DC दो समांतर रेखा हैं, अगर उसको कोई तिर्यक रेखा L काटती है तो उनके मध्य बनने वाले जो कोण होते हैं ना उनका योग 180 डिग्री होता है, तभी ये समांतर रेखाएं प्रूव होती है, ठीक है ना। समांतर रेखाएं क्या होती है? समांतर रेखा ये होती है कि उनके बीच के जो कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, मतलब तभी वो समांतर रेखाएं प्रूव होती हैं। दूसरी बात ये होता है कि वो आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, तो ये समांतर रेखाओं की परिभाषा होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, आगे बहुत काम आएगी। तो यहां पर एंगल A और एंगल D मुझे निकालना है, तो यहां पर हल, यहां पर लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हमें एंगल A तो दिया ही हुआ है 100, है ना, कोण A, तो यहां लिखेंगे 100 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, तो यहां हो जाएगा एंगल D बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100, तो एंगल D बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। एंगल D कितना हो जाएगा? 80 डिग्री, ठीक है। ऐसे निकालेंगे हम सेकंड वाला, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल B हमें दिया है 110 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, तो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो एंगल C मेरा निकल के आएगा 70 डिग्री, तो एंगल C निकल गया 70। तो देखिए अगर मैं यहां पे रखता हूं कितना, यहां पे रखता हूं 80 एंगल D की जगह, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, और यहां पे 110 है तो यहां लिख दूंगा मैं 70, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहां पर हमने एक नई चीज सीखी, तब शेष दो कोणों की माप हमने निकाल लिए, तो हम लिखेंगे अतः शेष दो कोणों की माप, हम लिखेंगे अतः शेष दो कोणों की माप, शेष दो कोणों की माप एंगल D बराबर
80 तथा एंगल C बराबर 70 डिग्री है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व, जो कि हमने देखा और हमने बहुत अच्छे से इसको समझ भी लिया। तो ये क्वेश्चन जो पहला है वो हमारा होता है खत्म। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। यहां पर हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है, एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं का अनुपात 3:2 में है। यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर है तब उस समांतर भुजाओं की परिमिति क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। यह आपका एक समांतर चतुर्भुज है, यह आपका एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। अब यह है आपका ए, बी, सी और डी, ठीक है। अब यहां पर हमें जो आसन्न भुजाएं दी हैं वो हमें अनुपात में दी है, तो हम लिखेंगे अतः हल माना समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं क्रमशः है ना 3x व 2x है, ठीक है ना। मतलब इसको हम ले लेंगे 3x और इसको हम ले लेंगे 2x। ये हो गई आसन्न भुजाएं, है ना। अब पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर की है, मतलब पहली आसन्न भुजा, अब कोई भी आसन्न भुजा वो 6 सेंटीमीटर की है। चलिए यहां पर हम ले लेते हैं 3x, तो पहली आसन्न भुजा कितने की है, 6 सेंटीमीटर की है। तो चलिए लिखेंगे पहली आसन्न भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर, है ना। तो हम यहां लिखेंगे तो 3x बराबर 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/3, तो यहां पर हो जाएगा 2, तो x बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे यहां पर अब दोनों आसन्न भुजाएं निकाल लेंगे। तो यहां पर जो था सबसे पहले जो DC थी, DC कितना था 3x, तो यहां पर x का मान रख देंगे तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहां पे निकाल लेंगे दूसरा BC, तो BC कितना था 2x, तो यहां हो जाएगा 2 × 2, तो यहां पर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो एक आसन्न भुजा के बराबर हमने इसको ये रख दिया, तो यहां पर x का मान निकल गया 2, तो x का मान हमने यहां पर भी रख दिया और यहां पर भी रख दिया। अब ये हो गई पूरी कितनी 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर हो गई। और ये कितना हो गया, है ना, ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। अब ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहां पर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि भाई समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां पे लिख लीजिए, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहां पर आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा, हम लिखेंगे DC बराबर AB बराबर 6 सेंटीमीटर और AD बराबर BC बराबर 4 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब निकालेंगे हम इसकी परिमिति। तो परिमिति कैसे निकालते हैं, आइए अब हम निकालेंगे समांतर चतुर्भुज की परिमिति। इतना हो गया, अच्छे से आ गया समझ में। चलिए अब अगर इतना समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, मेरे को इसको हटाना पड़ेगा। तो चलिए हम लिखेंगे अतः समांतर चतुर्भुज की परिमिति, है ना। अतः हटा देते हैं इसको हम, अतः समांतर चतुर्भुज की परिमिति, तो क्या हो जाएगा
परिमिति निकालने के लिए सबको प्लस कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस डी ए डी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस डी ए बराबर है ना। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं। तो ए बी कितना दिया था 6, बी सी कितना दिया था 4, डी सी कितना दिया था 6 और ए डी कितना दिया था 4। चलिए 6 और 4 10 और 6 16, 16 और 6 20, ये हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि एक दूसरा तरीका भी होता है, तो फॉर्मूला लगा देना 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू एल कितना था 6 प्लस 4, तो 6 चुको, तो 6 और 4 10, कितना हो जाएगा 2 गुणा 10, तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये भी आ गया। तो चाहे ऐसे यूज करो चाहे ऐसे यूज करो, जिसका भी यूज करना चाहो आप निकाल सकते हो। तो यहां पर हमारी इसकी परिमिति आ गई और कैसे निकाला ये मैंने आपको बता दिया। बहुत इजी है, आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और उसके अंदर कुछ नया समझते हैं। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर दिया है समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 है, तो उसके बाकी के 3 कोणों की माप ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले यहां पर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। यहां पर समांतर चतुर्भुज मैंने बना लिया। ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज थोड़ा छोटा बना लेते हैं, बहुत बड़ा बन जाता है हमेशा। तो ये समांतर चतुर्भुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब यहां पर दिया है कि उसकी एक कोण है जो वो 120 डिग्री का है। ठीक है, अब हमें निकालना है बाकी सारे कोण। तो चलिए सबसे पहले हम हल लिखते हैं और हल में लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण या सम्मुख भुजाएं सम्मुख भुजा तथा सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, आप यहां पर डायग्राम कैसे भी बनाए, कैसा भी बने, आप यहां पर डायग्राम में मतलब इसके चित्र में आप यहां पर एबीसीडी की जगह पी क्यू आर एस भी रख दोगे तो आपका उसके हिसाब से रहेगा। ठीक है ना, जैसे मेरा इस त्रिभुज के हिसाब से एंगल ए है, कोण ये है, तो इसके सम्मुख कोण सी होगा, ये बी है तो इसके सम्मुख कोण डी होगा। आपका पी क्यू आर एस की आप लोग देख लेना कि इसके सामने कौन सा आ रहा है, तो आप उसके हिसाब से यहां पर लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ये ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से ए के सम्मुख सी है तो पी के सम्मुख कुछ और भी आ सकता है, तो वो आपके हिसाब से रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए हम यहां पे लिखते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल सी, क्यों है, क्योंकि सम्मुख कोण है। क्या है, सम्मुख कोण है। तो यहां पर एंगल ए बराबर कितना है 120। ठीक है, तो एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 120, ये निकल गया। अब हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर एक समांतर लाइन को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके बीच बनने वाले जो कोण होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, तो यहां पर वो हो गया। ठीक है ना, तो यहां पर एंगल ए कितना है 120 और एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां पर हो जाएगा एंगल बी बराबर 180 माइनस 120, तो एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो एंगल बी बराबर हो जाता है आपका एंगल डी, सम्मुख कोण है। कौन सा कोण है, सम्मुख कोण। अब सम्मुख कोण है तो एंगल डी बराबर में कितना हो जाएगा 60, ये हो गया। तो हम लिखेंगे अतः, है ना, अतः समांतर चतुर्भुज के बाकी तीनों कोण, अतः समांतर चतुर्भुज के बाकी
तीनों कोण क्रमशः 120, 60 डिग्री है। ये हो गया, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होना चाहिए आपके लिए ये स्टेटमेंट। अगर ये स्टेटमेंट आपका अच्छे से होगा तो आप लोग अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बिना किसी दिक्कत के सॉल्व कर पाओगे, जैसा कि अभी हमने किया है। तो आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करिए और यहां पर देख लीजिए कि हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या हो रहा है, कैसे हम देख रहे हैं, और छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमें यहां पर दिया हुआ है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर एवं 8 मीटर है ना। तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर हमें विकर्णों की लंबाई दी हुई है, ठीक है ना। एक समचतुर्भुज दिया हुआ है, तो यहां पर देखिए एक समचतुर्भुज में बनाता हूं। जैसे यहां पर एक मैंने समचतुर्भुज बनाया, ये मैंने एक समचतुर्भुज बनाया, ये मैंने एक समचतुर्भुज बनाया। तो यहां पर ये हो गया ए, फिर से बनाया, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। तो यहां पर एक समचतुर्भुज है, ये मेरा एक समचतुर्भुज है, ठीक है ना। थोड़ा और बड़ा हो गया, अच्छे से बना लेते हैं। तो ये अच्छे से बनाइए डायग्राम, तो करने में भी मजा आएगा। तो आपका समचतुर्भुज हो गया, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये समचतुर्भुज है। तो एक विकर्ण इसका ये रहा और एक विकर्ण इसका ये रहा, ठीक है ना। अगर एक भुजा की लंबाई मुझे पता पड़ गई तो मैं बाकी की भुजा की लंबाई भी बहुत अच्छे से निकाल पाऊंगा, क्योंकि सारी भुजाएं एक जैसी होती है समचतुर्भुज के अंदर, है ना। तो हम हल में जाते हैं, तो हल में हमारे पास ये, जैसे मान के चलिए हम एक बिंदु ले लेते हैं यहां पर ओ, ठीक है, एक बिंदु ले लिया मैंने ओ। अब देखिए यहां पर है ना समचतुर्भुज के दो विकर्ण, सम चतुर्भुज के दोनों विकर्ण, मतलब यहां पे हो जाएगा AC बराबर कितना है 6 मीटर, और हमने इसको नाम दे दिया BD बराबर हो गया 8 मीटर, ठीक है ना। अब ये दो विकर्ण हो गए, है ना। अब सबसे पहले क्या होगा, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन विकर्णों को देखिए, ये विकर्ण यहां से यहां तक कितना है 6 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर है, और ये यहां से यहां तक 8 मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर है, ठीक है। अब ये 6 मीटर है और ये 8 मीटर है। अगर मैं इनको थोड़ा सा, मतलब यहां पर जो AC है, अगर मैं इनको दो बराबर भागों में बांट देता हूं, तो यहां पर AC किसको मिलकर बन रहा है, OA प्लस OC। देखिए जो AC है वो किसको मिलके बन रहा है, OA और OC। अब यहां पर OA बराबर OC मतलब क्या है, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, बराबर भागों में बांटना। अब बराबर भागों में बांटने का मतलब यह होता है कि यहां पर OA बराबर क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा। अब यहां पर AC की लंबाई कितनी दी हुई है, देखिए AC बराबर कितना हो जाएगा, OA प्लस OC। आप चाहे तो स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, वो समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब समद्विभाजित करने का मतलब क्या हो गया, समान दो भागों में बांटना। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि समान दो भागों में बांटने का मतलब क्या होता है। चलिए, समद्विभाजित का मतलब होता है समान दो भागों में उसको बांटना। तो यहां पर ये हो गया OA बराबर OC, तो AC बराबर हो जाएगा आपका OA प्लस OA, है ना। तो यहां हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा आपका 2OA। तो यहां पर AC कितना है आपका, A से लेकर 6 सेंटीमीटर है, और यहां हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा OA, तो हो जाएगा 2 तिया 6, तो OA बराबर हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, और आपका जो OC है ये भी बराबर हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। तो मतलब ये आपका हो गया 3, इतना हो गया आपका 3,
और इतना भी हो गया आपका 3, इतना हो गया 3, इतना भी हो गया 3। अब उसके बाद अब सेम प्रोसेस हम किसके साथ करेंगे? सेम प्रोसेस हम करेंगे यहां पर डीबी के साथ। तो यहां पर जो ओबी है, ओबी कितना हो जाएगा आपका? यहां पर देखिए, यहां पर ओबी आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ओडी हो जाएगा यहां पर 4 सेंटीमीटर। सेम प्रोसेस मैंने यहां पर करी, तब हमें यहां पर सारी की वैल्यूज पता हो गई। अब हमें क्या निकालना है? अब अगर हमें यहां पर क्या मिल जाए, देखिए यहां पर अगर हमें ओबी और ओडी, सॉरी ओबी और ओडी, ठीक है, मुझे तो भुजा निकालना है, ठीक है, भुजा निकालना है मुझे। अब यहां पर सब आधा आधा हो गया। अब अगर मैं त्रिभुज इसकी बात करता हूं, ये वाले त्रिभुज की बात करता हूं, ये समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। आप समकोण त्रिभुज में बात करता हूं। अब देखिए, सबसे पहले मेरे पास जो जो चीजें लिखी है मैं उसको यहां लिख लेता हूं। देखिए, OA बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर, OC बराबर है 3 सेंटीमीटर, है ना, और OB बराबर है 4 सेंटीमीटर और OD बराबर है 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर ये सारी चीजें हम लोगों ने लिख ली। अब हम लोग क्या करेंगे? यहां पर हम लोग इसको हटा देंगे। अब इसको हटाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? यहां पर हम लगाएंगे समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कोई भी एक ले लीजिए, COB, समकोण त्रिभुज COB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहां पर हो जाएगा BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। यहां हो गया। तो BC कितना है हमें पता करना है। BC पता पड़ जाएगा तो एक भुजा पता पड़ जाएगी। OC कितना है? OC आपके सामने निकाला है मैंने 3। और OB कितना है? OB है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर है BC, तो यहां है 9 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा? BC बराबर है ना 25। तो यहां पर BC बराबर सामने पे रूट चला जाएगा, तो BC बराबर मेरे पास निकल के आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। BC बराबर 5 सेंटीमीटर, मतलब ये 5 सेंटीमीटर, यहां पे भी ये भी 5 सेंटीमीटर, यहां पर ये भी 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सारे ही 5 सेंटीमीटर हो गए। क्यों? क्योंकि यहां पर सम चतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सम चतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहां पर सभी BC बराबर क्या है? तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर BC बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो यहां पे सभी भुजाएं क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। अतः सभी भुजाएं 5 सेंटीमीटर होंगी। अतः सभी भुजाओं की लंबाई, सभी भुजाओं की लंबाई सभी भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। यहां पर ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। और यहां पर हमने जो सीखा वो बहुत अच्छे से हमें समझ में आया और इस तरह से हमारा हो जाता है क्वेश्चन खत्म। और यहां पर हमारा जो चौथा क्वेश्चन था कि भाई यहां पर इसको कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से करना है, ये सारा आपके सामने एक्सप्लेन है। आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। और यहां पर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है जो कि आप लोगों को भी विशेष करके ध्यान रखना है। चलिए आते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता है और क्या अंतर है, लिखिए। चलिए सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे आयत और यहां लिखेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, आयत और समांतर चतुर्भुज। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे समानता की। किसकी बात करेंगे? समानता। क्या भाई समानता क्या है? समानता यह है, ठीक है, इसकी पहली समानता सम्मुख कोण तथा सम्मुख भुजा
सम्मुख कोण तथा सम्मुख भुजा बराबर होती हैं। दूसरा, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। तो इसमें भी सम्मुख कोण तथा सम्मुख भुजा बराबर होती है। सम्मुख कोण तथा सम्मुख भुजा बराबर होती है। दूसरा, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये रहा। ठीक है ना, ये है समानता। ठीक है, अब बात करते हैं असमानता की, है ना। समानता, चतुर्भुज में क्या समानता है, चतुर्भुज में क्या समानता है और क्या अंतर। चलिए अंतर क्या है। अब अंतर में पहला देखेंगे, प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण समकोण होता है। दूसरा, विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। और यहां पर क्या हो जाएगा, प्रत्येक कोण समकोण हो भी सकता है और नहीं भी हो भी सकता है और नहीं भी। और दूसरा, है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा, विकर्णों की लंबाइयां बराबर होती हैं, है ना। प्रत्येक कोण समकोण होता है ना। और यहां पे होगा विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण की लंबाइयां समान नहीं होती है। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि जो समानता है वो तो लिख दिया भाई, विकर्ण इसके भी समद्विभाजित करेंगे, विकर्ण इसके भी समद्विभाजित करेंगे, पर इसके विकर्ण बराबर होते हैं पर इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने इसकी जो समानता है और असमानता है, यहां पर समानता और अंतर, दोनों में अंतर क्या है ये मैंने बता दिया और दोनों में समानता क्या है ये मैंने बता दिया। और इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा 3.2 है वो खत्म होता है। और जो कि बहुत ही अच्छे से हमने इसको खत्म किया और इसके अंदर जो जो पूछा था वो भी हम लोगों ने करके दिखाया। बस आप लोग हमसे कमेंट में हमारे डाउट पूछते रहे। आप हमारे वीडियो कैसे देख सकते हैं, आप लोग हमारे वीडियो देखने के लिए या तो आप सबसे पहले YouTube पे जाकर आप लोग हमारे मैग्नेट ब्रेन्स चैनल जो है हिंदी, आप उस पे जाकर भी हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चैनल देख सकते हैं, या तो आप हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हो, आप वहां से भी देख सकते हो, या फिर आप लोग क्या करें, आप लोग डायरेक्ट हमारा जो वेबसाइट है आप उस पे जाकर आप हमारे वीडियोस को देख सकते हो। क्या करना है, गूगल पे जाइए, सबसे पहले आप मैग्नेट ब्रेन को टाइप करिए और जब आप लोग टाइप करेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे हमारे मेन चैनल पे, जो कि
आप लोग यहां आ जाएंगे। आप लोग देखेंगे कि यहां पर लिखा हुआ है कि ये इंडिया का नंबर 1 चैनल है जो आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। यहां पर आपको फ्री एजुकेशन मिलेगा, साथ में आपको कोई पैसे नहीं देना है, बस आपको अपनी स्टडी करना है और आपको अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना है। आप यहां पे देख ही सकते हैं कि हमारे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सारे आप लोगों को यहां पर सारे जितने भी हैं सब्जेक्ट आपको देखने के मिलेंगे। चूंकि हम लोग बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं तो बिहार बोर्ड के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि क्लास 12, 10, 9th, 8th क्लास आपको सभी यहां पर देखने को मिलती है। जैसे अभी हम क्लास 8 की बात कर रहे हैं, मैथ्स पे बात कर रहे हैं, तो मैथ्स पे जब क्लिक करेंगे तो आप लोग मैथ्स के अंदर पहुंच जाएंगे। यहां पर जैसा कि मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, सारे सब्जेक्ट के लिए आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे आप लोग देख रहे हैं पाठ्यक्रम परिचय, ना परिमेय संख्या, एक चर वाले रेखीय समीकरण आप लोग देख रहे हैं। बस आपको अपने अध्याय पे क्लिक करना है, वो अध्याय आपके सामने एक बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी और गुड कंटेंट के साथ ओपन हो जाएगा, जो कि आप यहां पर देख ही रहे हैं। तो बस आपको करना क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में डाउट पूछना है ताकि हम आपके डाउट का जल्द से जल्द निराकरण करेंगे। चलिए, आपको बने का रहना है, आप लोगों को बने रहना मैग्नेट ब्रेन हिंदी के साथ, जो लेता है 8 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।